हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। क्रैक कंपटीशन हिमाचल प्रदेश का सबसे तेजी से ग्रो होता हुआ एकमात्र एजुकेशनल चैनल है जिसने कम समय में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करने का रिकॉर्ड बनाया है ऑफिशियली। ठीक है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। साथियों, अगर आप इसी तरह से लव और सपोर्ट को हमारे साथ बनाए रखते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि जल्द ही हमारी अपनी ही एक ऐप होगी और अपनी ही ऑफिशियल वेबसाइट होगी। इस पे जाकर आप जो स्टडी कंटेंट है उसको आसानी से वो आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस सीरीज के बारे में बता दूं। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम 10 दिन 10 डे क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि हम 10 दिन तक हर दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें कि 10 सेक्शन, जितने भी सेक्शन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, एलटी, जेबीटी, शास्त्री इत्यादि सभी के लिए हर दिन ये कॉम्बो वीडियो होने वाली है, जिसमें कि 10 दिन 10 सेक्शंस, हर एक सेक्शन जैसे अभी आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश को डिस्कस करने वाले हैं, जीके को। ठीक है, 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के होंगे, 10 क्वेश्चन सोशल स्टडी के होंगे, हिंदी के होंगे, इंग्लिश के होंगे, मैथमेटिक्स, साइंस वालों के लिए भी हर दिन हम एक एक सेक्शन उठा के लाएंगे। ठीक है, तो लगभग सभी सेक्शन इसमें कवर होने वाले हैं। ऐसी वीडियो आज तक यूट्यूब में आपको HP टेट के लिए कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, जिसमें एक ही वीडियो में हम सारे के सारे सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि 10 दिन ये तक फ्री में चलने वाला क्रैश कोर्स है, जिसमें कि आप 10 दिन में कम से कम 1000 से प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे 10 दिन में मात्र। और खास बात पता क्या है साथियों, जो क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। जो भी 1000 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी सेक्शन में, जैसे आर्ट्स में, नॉन मेडिकल, जैसे ये वाला क्वेश्चन जेबीटी में आया है, हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो ठीक है ना, अब समझेंगे आपकी हमारी सीरीज का कितना ये इंपॉर्टेंस होने वाला है। और ये जो सीरीज है ये बाइलिंगुअल रहने वाली है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें जो आपको हिंदी सेक्शन में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप हुए उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताने वाला हूँ। फिर भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बाइलिंगुअल ही रहने वाली है। तो ठीक है, तो ऐसी सीरीज। और एक चीज, ये सीरीज तभी कंटिन्यू रहेगी अगर आप इस वीडियो में अपना प्यार हमें दिखाते हैं। ठीक है, हमें क्या है कि जल्द से जल्द जो है 1000 अगर इसमें व्यूज आते हैं एक ही दिन में, ठीक है, तो हम आपके लिए कल तब दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, आप इसमें लव और सपोर्ट अपना नहीं दिखाते हैं तब शायद हम इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ठीक है, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देनी है कि क्या आप इस सीरीज को नेक्स्ट कंटिन्यू देखना चाहते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप। और एक चीज़ मैं आपको टाइमिंग बता दूं कि ये सीरीज़ अगर चलती रहती है, जैसे कि आज आपको ये शाम को 7 बजे तक मिल जाएगी, तो ठीक है, 7 बजे हर दिन हम जो आपको जो है ये वाली वीडियो हर दिन मिल जाएगी 10 दिन तक, हर दिन शाम को 7 बजे। ठीक है, तो समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और हर सेक्शन के इसमें क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हिमाचल का जीके के 10 क्वेश्चन। सो गाइज, आज का फर्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का भी फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए श्री गणेश करते हैं और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम विशाल हिमाचल? हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल कब बना था? विशाल हिमाचल यानी कि जब हिमाचल प्रदेश में, जैसे आप जानते हैं कि 1948 में हिमाचल प्रदेश बना था, फिर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था, और 1971 में जो है क्या बना था, फुल स्टेट बना था, पूर्ण राज्यों का दर्जा मिला था। ठीक है, तो विशाल हिमाचल कब बना था? तो ये 1966 में बना था, 1 नवंबर 1966 राइट आंसर हो जाएगा। इस समय क्या घटना हुई थी गाइस? इस समय जो पंजाब के लिए पुनर्गठन आयोग गठन किया गया था। ठीक है, पंजाब पुनर्गठन आयोग गठन हुआ था। इसने रिकमेंड किया था कि जो पहाड़ी स्टेट्स के कुछ एक एरियाज है जो उस समय पंजाब में थे, उनको हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। और 1966 में 4 जिलों को इसमें मिलाया गया था हिमाचल प्रदेश में। 4 जिले कौन कौन से थे? इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ गाइस, देखिए कितनी एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, वो 4 जिले थे आपके, कुल्लू था, कांगड़ा था, लाहौल स्पीति था, और एक आपका जो मंडी। ठीक है, तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे इनको जो है इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, और उस समय इनको मिलाने से पहले हिमाचल का जो टोटल एरिया था लगभग 28,000 किलोमीटर था। ठीक है, इनको मिलाने के बाद जो वर्तमान में एरिया है 55,673 किलोमीटर हुआ था। यही कारण था कि उस घटना को हिमाचल प्रदेश के इतिहास में विशाल हिमाचल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप पूरा हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की कब कौन सा जिला बना था, क्या इतिहास था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, पूरा जानना चाहे तो एक ही वीडियो बनाई हमने प्रशासन की, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। HPGK की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। एक ही वीडियो में 1 घंटे की वीडियो, इसमें पूरा प्रशासन हमें हिमाचल प्रदेश का कवर किया हुआ है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झांझर डांस इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। झांझर जो है ये चंबा से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के डांस भी आपको पता होना चाहिए, जैसे झांझर चंबा का है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन संभव होगी वहां पर मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगा। हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की 1993 में माउंट एवरेस्ट चढ़ने पर वाली विश्व की सबसे कम आयु वाली लड़की थी? गाइस, हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी बेटी थी जिनने 1993 में ये रिकॉर्ड बनाया कि वो विश्व की सबसे कम एज वाली लड़की थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है डिक्की डोलमा। डिक्की डोलमा सबसे कम एज की लड़की थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जो डिक्की डोलमा है, इनका संबंध किस जिले से है हिमाचल प्रदेश में? तो ये कुल्लू की रहने वाली है, ठीक है, डिक्की डोलमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चाकरी वाज द फेमस फॉर व्हाट इन डिस्ट्रिक्ट? तो ये चंबा से रिलेटेड है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के पहले क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे। एस चक्रवर्ती वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? एस चक्रवर्ती थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, गाइस ऐसा ना सोचना कि इजी क्वेश्चन है। देखिए ये वाला जो है टेट नवंबर मेडिकल में 2019 में पूछा भी रिसेंटली, ठीक है। तो ऐसा ना सोचना कि जानबूझ के हम इजी लाए या टफ लाए। वही क्वेश्चन आपसे एक साथ डिस्कस कर रहे हैं जो कि किसी ना किसी टेट के एग्जाम में प्रीवियसली आया है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो जेबीटी टेट नवंबर 2019 में आया कि रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो गाइस आप जानते हैं कि इरावती जो है रावी नदी का संस्कृत नाम है, बिपाशा ब्यास का है, चंद्रभागा चिनाब का है, शतुर्दशी सतलुज का है। तो ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीजें के जो संस्कृत नाम है वो यहाँ पर लग गए हैं पता, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं वैदिक नाम बताऊं तो रावी नदी का वैदिक नाम जो है वो पारुषाणी है, ठीक है, परुषणी या पारुषाणी है, ठीक है, ओके। और इरावती, और जो ये इरावती का वैदिक नाम पुराशाणी है। जो विपाशा आएगा ये किसका है? व्यास का है। और व्यास का वैदिक नाम जो है वो क्या था? अर्ज किया, क्या था? अर्ज किया, ठीक है। बाकी चंद्रभागा तो चिनाबी है और शतुर्थी सतलुज का संस्कृत नाम है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ा? कांगड़ा का जो पुराना नाम था त्रिगर्ता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पिछली हिमाचल प्रदेश की जो सीरीज थी उसमें हमने हिमाचल प्रदेश के इतिहास को लगभग कवर ही किया था और ये भी बताया था कि कौन से जिले का या कौन सी जगह का पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, ठीक है। तो कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगर्ता है। When the धामी गोलीकांड हैपेंड इन हिमाचल प्रदेश? गाइस आप जानते हैं कि धामी गोलीकांड जो है वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में होने वाली एक प्रमुख घटना है। और ये कब हुआ था? तो ये गाइस 1939 में हुआ था धामी गोलीकांड, ठीक है। धामी गोलीकांड जो हुआ था ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में हुआ था, ठीक है, 1939 में धामी जगह पे, वर्तमान समय में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप हल्के न मत लीजिएगा। 2019 में जेबीटी के टेट नवंबर में पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर है वो है 25 जनवरी 1971। बच्चे को भी ये क्वेश्चन पता होता है, लेकिन टेट में कई बार इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपको कि आपको टेट में स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। विच इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय पंजाब गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश? और वो था आपका शानन पावर हाउस जो कि मंडी में है। और ये सबसे ओल्डेस्ट ये हाइड्रो प्रोजेक्ट था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अगर पूछे कि सबसे पुराना इलेक्ट्रिक पावर हाउस कहाँ पे है, सबसे पुरानी विद्युत ऊर्जा कहाँ पे जनरेट होती है, तो मंडी के शानन में। मंडी में भी कहाँ पे है, कई बार जगह भी पूछ लेते क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश में, ये 1930 के आसपास बना था, ये इतना पहले। उस समय तो हिमाचल भी नहीं बना था, ये उस समय हिमाचल पंजाब का पंजाब में आता था, ठीक है। तो 1930 में बना था, समझ रहे मेरी बात को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इसके ऊपर अभी भी वर्तमान समय भी किसका मतलब किसका अधिकार है? पंजाब सरकार का। वर्तमान समय है हिमाचल में, लेकिन ये अधिकार क्षेत्र किसमें आता है? पंजाब गवर्नमेंट ने, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने 1930 में इसको बनाया था। और ये मंडी के जोगिंदर नगर में वर्तमान समय में है, ये चीज़ आपको याद रखना है। शानन पावर हाउस वॉज द ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिक पावर हाउस इन हिमाचल प्रदेश, जो कि 1930 में बना था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, आज हम एचपीजीके के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। मछियाल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो आपको मछियाल लेक के बारे में बताना है। तो मछियाल लेक जो है गाइस ये पे है मंडी में, ठीक है। मंडी वाज द राइट आंसर, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है ये भी हिमाचल प्रदेश जीके से ही है। हिमाचल जीके के आज 20 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? लोकसभा की 4 है, राज्यसभा की 3 है और विधानसभा के जो भी वर्तमान में हाल ही में इलेक्शंस हुए 68 है। इनमें से कोई भी सीट्स आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। 3, 4 एंड 68 बिल्कुल ईजी ये क्वेश्चन है। फिर भी आप देख सकते हैं कि टेट मेडिकल 2017 में पूछा गया है। द फोक डांस ऑफ शान एंड शुब्बू इज डिवोटेड टू। जो ये 2 डांस है फेमस डांस शान एंड शुब्बू, ये किसके लिए मतलब इज किसके लिए डेडिकेटेड किया जाता है? गॉडेस दुर्गा, बुद्धा, लॉर्ड शिवा एंड नन ऑफ द अबव। ये जो है ये एक्चुअल बुद्धिज्म के है, ठीक है। जो लामा लोग है, जैसे हिमाचल प्रदेश के आप जानते हैं कि किन्नौर और लाहौल स्पीति 2 ऐसे जिले जहाँ पर बुद्धिज्म का अधिक जो जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, तो शान और शुब्बू आपको याद रखना है। ये 2 चीज़ें किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो ऑब्वियस है बुद्धिज्म में जो गॉड है वो किसको माना जाता है? तो लॉर्ड बुद्धा को। तो उन्हीं से ये संबंध हो सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो किन्नौर या लाहौल स्पीति में ऑप्शन में अगर होगा तो वो इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर किस जिले में है? तो ये गाइस चंबा में है। और चंबा का भी अगर जगह पूछे तो किस जगह में है? तो ये छतरानी में है, छतरानी या छतरंडी में है, ठीक है। चंबा के क्योंकि बड़ा ही फेमस मंदिर है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि चंबा के छतरानी में है, ठीक है। रिसेंटली जो है ये हमीरपुर बोर्ड ने भी पूछा था कमीशन में एक, और यहाँ पे देखिए कि LT-TET में भी नवंबर 2020 में एक चीज़ पूछी गई है। अगला जो क्वेश्चन है हु रोट रामचरितमानस? रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो सभी को पता है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है? तो वो है आपकी जांस्कर श्रृंखला। किन्नौर और स्पीति या फिर इंडिया को चाइना के साथ जो बॉर्डर अलग करता है वो भी कौन सी है? जांस्कर श्रृंखला। अगर आप शिवालिक श्रृंखला की बात करिए, बेसिकली मेनली ऊना और बिलासपुर के निचली जो पहाड़ियाँ है ना, डाउन एरिया, वहाँ पे है। बेसिकली इसका संबंध ऊना से है। धौलाधार का जो ज़्यादा संबंध है वो कांगड़ा और चंबा के साथ है, ठीक है। कुल्लू के साथ भी थोड़ा बहुत कवर करती है और पीर पंजाल का चंबा के साथ रिलेशन ज़्यादा है, ठीक है। मतलब चंबा रिलेशन का मतलब ऐसा है जैसे शिवालिक ऊना, मतलब ऊना जिले को ज़्यादा ये कवर करती है शिवालिक रेंज, ठीक है। बाकी तो आपको पता है ये जो श्रृंखलाएं होती है पर्वत श्रृंखला, ये बहुत डिस्ट्रिक्ट्स को भी कवर करती है। जैसे पीर पंजाल है, ये कांगड़ा, चंबा और कुछ एक इलाका लाहौल स्पीति को भी कवर करती है, ठीक है। मेजरली पीर पंजाल अगर पूछे डिस्ट्रिक्ट्स का तो पीर पंजाल का चंबा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? त्रिगर्त था। ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो सकते हैं, उसके लिए माफी चाहेंगे। इंद्राहर पास इज लोकेटेड इन, कौन सी श्रृंखला में है इंद्राहर? तो गाइज इंद्राहर जो है ये है आपके धौलाधार रेंज में, ठीक है। इंद्राहर धौलाधार रेंज में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा में पड़ता है इंद्राहर। और इंद्रासन है एक, इंद्रासन एक इंद्राहर है, एक इंद्रासन है। और जो इंद्रासन है ये भी धौलाधार रेंज में फॉल करता है, जिला कुल्लू में, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इंद्राहर जो पास है ये धौलाधार में है। अगला जो क्वेश्चन है झांझर इज फेमस डांस ऑफ बीच डिस्ट्रिक्ट? चंबा, ये भी रिपीट हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आपके जिला लाहौल स्पीति में, ठीक है। रोंगटोंग एक शोंगटोंग है, इसमें कंफ्यूजन होने, एक रोंगटोंग है एक शोंगटोंग है, एक सेकेंड, एक रोंगटोंग है एक शोंगटोंग, शोंगटोंग। जो गाइस ये रोंगटोंग है ये लाहौल स्पीति में है, जबकि जो शोंगटोंग है वो आपके किन्नौर में है। ध्यान रखना है, जो शोंगटोंग है वो किन्नौर में। इसको याद ऐसे रखिए कि जो किन्नौर के लोग हैं वो शॉकिंग ज़्यादा होते हैं, तो शोंगटोंग इस तरह से इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। रोंगटोंग जो है ये लाहौल स्पीति में, कंफ्यूज नहीं होना है। और एग्जाम्पल अभी बड़ा चलाक होता है और किन्नौर और लाहौल स्पीति इन दोनों को ऑप्शन में डाल देते हैं और बहुत सारे लोग इसको गलत कर कहते हैं। रोंगटोंग आए, रोंगटोंग मतलब रोंगटोंग, तो वो लाहौल स्पीति से होगा। अगर शोंगटोंग होगा वो किन्नौर से संबंध है, मतलब किन्नौर जिले में ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, ओके। गाइस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चंस है इंडिया जीके के, ठीक है। आप जानते हैं कि इंडिया जीके जिसको जनरल अवेयरनेस ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का करके हर एक टेट में आता है, चाहे वो आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, शास्त्री हो, LT हो, ठीक है। इसके कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन हम इकोनॉमी के करेंगे, कुछ पॉलिटी के करेंगे, कुछ हिस्ट्री के करेंगे, कुछ जियोग्राफी के करेंगे, ठीक है। तो इसमें 10 से 15 क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब जो आगे बचेगा, जैसे इसको आप सोशल स्टडी सेक्शन भी बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि इसमें सोशल स्टडी के कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी हम साइकोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो आप उसके लिए इंतजार करते रहिएगा। क्वेश्चन है अगला, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक आपसे पूछा है किस देश का केंद्रीय बैंक है, तो ये है यूएसए का। ध्यान रखना है, यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है वो है फेडरल रिजर्व बैंक, और इंडिया का है भारतीय रिजर्व बैंक, वो भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड,
सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? सभी को पता है, ये कहलाता है डिमोनेटाइजेशन, जिसको कि विमुद्रीकरण कहते हैं। हाल ही में भाजपा सरकार ने अभी डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण किया था। ठीक है, तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपके सिक्किम जिला में। ठीक है, सिक्किम में इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1993 में हुई थी। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन HRO की स्थापना कब हुई थी? आयोग जो है HRC, माफ़ी चाहूँगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2011 में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गाइज, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो ये जो मनाया जाता है गाइज, ये 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 मई। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, WLL का अर्थ है, फुल फॉर्म ऑफ WLL, इसकी जो फुल फॉर्म है गाइज वो है विद इन लोकल लाइन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विद इन लोकल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो फुल फॉर्म होता है गाइज वो होता है सर्विस इकोनॉमिक जोन। ठीक है, सर्विस इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ये हिस्ट्री के कुछ एक क्वेश्चन है। ठीक है, चोल शासकों की जो भाषा थी वो थी गाइज तमिल। जो चोल शासक थे उनकी भाषा क्या थी? तमिल। अभी हम साइकोलॉजी के भी कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि OMR शीट, उनके जो फुल फॉर्म है गाइज वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा ना, जब आप एग्जाम इत्यादि देने जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि OMR शीट है। OMR शीट जो होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है, इनको ऑनलाइन ही इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो जैनिज्म में जो जैन सूत्र है उसके अकॉर्डिंग 18 लिपियों का उल्लेख आपको मिलता है। किसने कहा, मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये कहा था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये गाइज 18 दिसंबर को मनाया जाता है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो है गाइज 89। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से, कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये न जाने टेट में कितनी बार आया हुआ है, बहुत बार ये रिपीटेड ये क्वेश्चन होता है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है। उत्तराखंड का पूछ लेते हैं, जिम कार्बोनेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, इन दो को अक्सर टेट में पूछा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है? बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक है, सभी को पता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी में लिखी जाती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे टेट में आए हुए हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, जय हिंद का नारा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी को पता है 7 दिसंबर। स्कूल में भी इनको दिया जाता था जब आप बच्चे या थे, जब मतलब स्कूल में पढ़ा करते थे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु काल। ठीक है, इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है उसको आज तक भी पढ़ा नहीं गया है, नॉट रीडेबल। ठीक है, कभी भी आज तक भी इसको नहीं पढ़ा गया, अभी भी सर्च के ऊपर चली है। तो ये जो उस समय की जो लिपि थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु काल की, वो कैसी लिपि थी? वो चित्राकार लिपि थी, मतलब चित्र के रूप में बनाया जाता था, उसी तरह से उनका चलता था प्रोग्राम। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, 13 जनवरी। ठीक है, याद रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस 13 जनवरी को मनाया जाता है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो ये जो है ये जवाहरलाल नेहरू की है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 21 मई को मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है वो भारत का प्राचीन भाषा है। भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। सभी को पता है कि संस्कृत वैदिक पीरियड से चली हुई भाषा है, लेकिन भारत में जो वैदिक पीरियड के बाद अलग अलग, जैसे मुस्लिमों का, अरबों का, बाहर से वेस्टर्न कल्चर इत्यादि का बहुत सारा रीजन्स है, जिसकी वजह से संस्कृत की जो अहमियत, इंपॉर्टेंस है वो डिक्रीज होती गई। और वर्तमान में भी जानते हैं कि संस्कृत का जो है काफ़ी अस्तित्व जो कम है, लेकिन भारत की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो है वो संस्कृत ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज इंडिया स्टैटिक जीके। इंडिया स्टैटिक जीके खासकर सोशल स्टडी के जिसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया स्टैटिक जीके में मतलब ये है कि इसमें हम कवर करेंगे ऑल इंडिया का जीके, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और
जियोग्राफी मैन होगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी होती है ड्रिफ्ट वैली। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वैली से तापी नदी जो है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस किया और ये टेट नवंबर 2019 में आया है आर्ट्स के एग्जाम में। ठीक है, तो ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है तापी नदी। अगला जो क्वेश्चन है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो ये गाइज उष्णकटिबंधीय वर्षा से इसका संबंध है। अगला जो प्रश्न है, नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम यानी कि एटॉमिक बम जो है, एटम बम कब छोड़ा गया था? तो ये 1945 में छोड़ा गया था। ठीक है, दुनिया में विश्व में पहली बार नागासाकी और हिरोशिमा जापान के दो शहर थे जिसपे 1945 में ये एटम बम को फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है, हिमालय पर लाल छाया के लेखक है। हिमालय पर लाल छाया एक पुस्तक है जिनको शांता कुमार जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है उनके द्वारा ये लिखी गई है कि हिमालय पर लाल छाया। इन्होंने और भी कुछ बुकें लिखी है जैसे मृग तृष्णा और लाजो इत्यादि भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। एक इन्होंने लिखी थी राजनीति का शतरंज। इस तरह की इन्होंने 5-6 बुक्स है जो इंपॉर्टेंट है, लिखी तो इन्होंने बहुत सारी थी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जगह देवगिरी को किस शासक ने अपनी राजधानी घोषित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जगह देवगिरी को अपनी राजधानी घोषित किया था। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व में आर्थिक मंदी कब आई? विश्व में ऑल वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें तो आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। ठीक है, और उसके बाद जो 2019 वाली मंदी है ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कोरोना काल करके, लेकिन विश्व में आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। अगला जो क्वेश्चन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? आप जानते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और इसके अलावा एक केल्विन होता है। ये तीनों जो मात्रक है ये तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, टेम्परेचर को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये -40 डिग्री सेल्सियस पर इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, -40 डिग्री। ऑप्शन में +40 भी होगा लेकिन वो गलत होगा। -40 पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर सेल्सियस की बात करिए 273 डिग्री प्लस केल्विन होता है, इसके इक्वल होता है अगर केल्विन में चेंज करना है तो। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री की सीरीज़ आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इनका सभी का इंटरलेशन फार्मूला बताया है कि अगर सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो कैसे करते हैं, फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है, सेल्सियस से केल्विन या केल्विन से किसी, मतलब तीनों का इंटरलेशन मैंने उसमें फार्मूले के सहित बताया है। केमिस्ट्री की सीरीज़ में आप जाकर देख सकते हैं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं तो। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई थी? तो ये इंग्लैंड में आई थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। डायरेक्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी संख्या कितनी है? तो 5 है परमानेंट मेंबर्स ऑफ द संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, यूएनओ के, यूनाइटेड नेशंस, उसके जो परमानेंट मेंबर्स है कितने हैं? 5 है। अगर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का चिन्ह क्या है? तो सभी को पता है रथ चक्र। एनएसएस का क्या है? ये चिन्ह है रथ चक्र। एनएसएस नेशनल जो ये सेवा योजना है, ठीक है, नेशनल सर्विस स्कीम जो है, इसका जो चिन्ह है एनएसएस का ये है रथ चक्र। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? हिमाचल के जो पहले लोकायुक्त थे गाइज वो आपको बताना है कौन थे। वो थे टीबीआर टाटाचारी। ठीक है, टीबीआर टाटाचारी हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये उपभोक्ता दिवस जो है गाइज ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो वो कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, निम्न में से कौन वहाबी आंदोलन का एक नेता था? इनमें से मोहम्मद अली, अजमल खान, सैयद अहमद बरेलवी, M.A. अन्यारी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सैयद अहमद बरेलवी जो है बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी, ये जो है वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सेरिकल्चर का अर्थ है, सेरिकल्चर का अर्थ है ये रिलेटेड है फिश जो प्रोडक्शन है मछली पालन से, सेरिकल्चर। ठीक है, रेशम कीट पालन को जो है क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो इसको शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो बृहस्पति है। ठीक है, और मंगल ग्रह का अगर मैं पूछूं तो मंगल ग्रह का फिमोस और डीमोस, ये दो जो फेमस इसके क्या है? सैटेलाइट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, रोहतांग टनल का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो 2010। ठीक है, 2010 इसका राइट आंसर है। 2010 में रोहतांग टनल का शिलान्यास किया गया था।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइज, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो अजमेर में पुष्कर मेले का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन दिलाता है? तो चुनाव आयोग, सभी को पता है, इलेक्शन कमीशन जो है यही सुप्रीम होता है। जो भी पॉलिटिकल या राजनीति से रिलेटेड चीज़ होती है, जैसे किसी को चिन्ह देना या किसी को चुनाव में जो भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रक्रिया होती है वो चुनाव आयोग के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम है थाइयामीन। ठीक है, थाइयामीन। ठीक है। जनरल साइंस के क्वेश्चन भी कई बार आपको देखने को मिल सकते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जनेवा में है। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? वो जनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो गाइज अब हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये MCQ है, ढंग से इनको समझना है। पहला क्वेश्चन है, ड्यूको शब्द का अर्थ है। ड्यूको जो शब्द है गाइज, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है बाहर से। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में ड्यूको शब्द का अर्थ होता है बाहर से, यानी कि एक्सट्रोवर्ट। अगला जो क्वेश्चन है, TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है। सबसे पहले जो TAT क्या है गाइज, ये होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये TAT होता है। और ये किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंटेलिजेंस को मापने के लिए, बुद्धि को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 30 इसमें टोटल कार्ड होते हैं, जिसमें कुछ ब्लैक होते हैं, रेड होते हैं, व्हाइट होते हैं। ठीक है। अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए, इन चीज़ों का पता नहीं है क्या है, तो आप साइकोलॉजी की हमारी सीरीज़ को देख सकते हैं। साइकोलॉजी करके आपको हमारी चैनल पर जाना है, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी साइकोलॉजी की, उसको देखना है। उसमें हमने 13 से 14 चैप्टर करवा रखे हैं, 13 से 14 वीडियो है टोटल। हालांकि MCQ करके तो 20 से ज़्यादा वीडियो है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मात्र 13 से 14 वीडियो में मैंने हिमाचल प्रदेश के जितना भी इनफ साइकोलॉजी है, मात्र 13 से 14 वीडियो में हमने डिस्कस कर ली है। जाकर अभी तक आपने नहीं देखा तो देख ले, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर ले, उसके बाद ही आपको MCQ में आना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। वरना आपको सिर्फ रटना ही पड़ेगा। जैसे ये वाला है कि भाई जो टेट है, TAT है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे? 30 थे। अगर आपको पता नहीं है कि इंटेलिजेंस को मापने के लिए है, इसमें क्या होता है और किस जो अलग अलग जैसे ब्लैक कार्ड था उस पर कौन कौन से चिन्ह थे, इन चीज़ों का टोटल आपको पता होना चाहिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। क्योंकि साइकोलॉजी जो सभी के सेक्शन में 30-30 नंबर के आने, और 30 नंबर बड़े ही अहम इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके कम से कम 26 से 27 नंबर आएंगे, तभी आपका टेट क्लियर हो सकता है। ठीक है, इसलिए साइकोलॉजी को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रकाशन किसने किया? अगर हम ऐसा बोलते हैं कि भाई मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण या बुद्धि का सबसे पहला सिद्धांत किसने दिया, तब हमेशा बी नहीं होना था। ठीक है, मैंने आपको हर बार बताया कि इंटेलिजेंस में जब भी कोई भी चीज़ पूछे कि बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने दिया या बुद्धि पर अपना विचार सबसे पहले किसने रखा, बुद्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो साइमन बी ने। ठीक है, बी ने होना। लेकिन यहाँ पे भारत के बारे में पूछा है, तो भारत का बी ने किसको कहा जाता है? डॉक्टर राइस को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर राइस ने भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का प्रकाशन किया था। ठीक है। क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्वलन का लक्ष्य है। पहली चीज़ तो कि पुनर्वलन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो क्लार्क हल ने दिया था। ठीक है। थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। कुछ एक साथी है जो इंग्लिश में इसकी बात करते हैं कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो आप इंग्लिश में लाएं, तो मैं बायलिंगुअली बताने की कोशिश करता हूँ हर बार। थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट जो है गाइज, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट किसने दी थी? क्लार्क हल ने दी थी। और ये लर्निंग थ्योरीज अधिगम के सिद्धांत में आता है। दूसरा ही चैप्टर है हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में, जाकर देख सकते हैं। जो क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्वलन का लक्ष्य क्या होता है? वो प्रणौत का हार्स होता है। ठीक है, प्रणौत में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फिर से मैं कहूँगा समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो जाके आप कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो होती है कॉन्सेप्ट वाली, उनको आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है, काल्पनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चिंतन। ठीक है। तिरस्कृत बालक की समस्या का प्रमुख कारक क्या होता है? तो गाइज ऑप्शन नंबर डी, माता पिता की आपसी लड़ाई। ये तिरस्कृत बालक की सबसे प्रमुख जो उसकी प्रॉब्लम है उसका मेजर फैक्टर हो सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चिंतन की प्रक्रिया में सबसे जो कम होता है वो मांसपेशियां क्रिया जो होती है, सेंसोमोटरी एक्टिविटीज़ होती है, वो होती है। ठीक है। सबसे कम महत्वपूर्ण जो चित्र है, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा इत्यादि, ये सभी थिंकिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होती है। आप भी जानते हैं सोचने विचारने में, जैसे खासकर अगर बच्चे की बात करें तो वो जैसे पिक्चर है, कहीं पे सिम्बल्स है, चिन्ह है, भाषा है, लैंग्वेज, इन सभी चीज़ों का उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। शिक्षक अभिभावक वार्तालाप का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि क्या?
ऑप्शन नंबर ए, बालक की उपलब्धियों व लक्ष्यों के बारे में शिक्षक अभिभावक दोनों को सहमत हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो गाइज इसमें होते हैं 31। ठीक है, टेट में 30 होते थे, इसमें 31 होते हैं। तो ये भी क्या चीज़ है, तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तभी आपको समझ आएगा। इंक ब्लॉक टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, इसके भी आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखनी होगी। हरमन रोशा ने स्याही धब्बा परीक्षण दिया था और इसमें नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे? तो 10 थे। गाइज ये जो कार्ड्स ना, ऐसा सोचने के ऐसे कार्ड वाले क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट में, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब मैं फिर से बताऊंगा कि हरमन रोशा क्या चीज़ है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। अगर आपने वहाँ पे देखा तो अब आपको पता ही होगा कि इंक ब्लॉक टेस्ट जो किसको मापने के लिए, पर्सनैलिटी मापने के लिए हरमन रोशा ने दिया था। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने थे? 31 थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, तभी आपका टेट क्लियर हो सकता है। तो ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है। अगर कोई मेंटली रिटार्डेड है, मंद है, डल है, तो उसका प्रमुख कारण हो सकता है वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों या कोई नहीं। गाइस जब भी किसी की कोई जीनियस है या गिफ्टेड है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बिल्कुल डल या डफर है, इन दोनों के बीच जो फैक्टर काम करेंगे वो वातावरण भी हो सकता है, वंशानुक्रम कोई भी हो सकता है। तो हम ऐसे नहीं बोलते कि सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से वो इंटेलिजेंट है या डफर है, या हेरिडिटिकल माँ बाप अनपढ़ है तो बच्चा भी अगर अनपढ़ होगा, या माँ बाप IAS है मान लो दोनों, बच्चा भी IAS होगा, वो हो सकता है चोर भी बने। तो इन दोनों चीज़ों का फैक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और हमेशा ही डेवलपमेंट का एक सिद्धांत है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय इन्वायरमेंट। इसका मतलब होता है हिंदी में विकास का जो सिद्धांत है वो होता है वातावरण गुणा वंशानुक्रम, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई होगा, दोनों चीज़ें उनका फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, तभी जो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक है स्टैनले हॉल। ठीक है, स्टैनले हॉल ने जो एक किशोरावस्था को तूफान, संघर्ष इत्यादि वाली स्टेज में भी बताया था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस पुस्तक के राइटर है। जन्म के समय शिशु में संवेग होता है किस चीज़ का? उत्तेजना का। ठीक है, ये टाइम की बात कर रहा है, एट द बर्थ, जब जन्म होता है उस समय। ठीक है, बाद में जो बाकी फैक्टर है ये भी बच्चे में आने लग जाते हैं। बुद्धिलब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने किया था? टर्मन ने। गाइस बुद्धिलब्धि शब्द का पूछा है तो ये टर्मन ने दिया था। और इसके अलावा जो IQ का टेबल है ना, जैसे हाँ जी, जैसे 70 से 90 जिसकी IQ है वो जो है एवरेज स्टूडेंट होगा, किसी का 120 से ज़्यादा है वो गिफ्टेड चाइल्ड होगा, किसी का 25 से 30 है तो वो जड़ बुद्धि होगा, डल जो होता है। ठीक है, जो ये टेबल बताया था या बुद्धिलब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो टर्मन ने किया था। अगर आपसे पूछूं जो IQ का फॉर्मूला है, IQ का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, CA गुणा 100। अगर हिंदी में पूछूं तो बुद्धिलब्धि बराबर है मानसिक आयु डिवाइडेड बाय हिंदी में क्रोनोलॉजिकल एज को शायद काल्पनिक आयु कहते हैं, गुना 100। इसको चेक कर लीजिएगा हिंदी में। तो ये जो फॉर्मूला ये किसने दिया था गाइज? ये बिने ने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और ये फॉर्मूला भी कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे MA को नीचे डालेंगे, CA को ऊपर नीचे करके, जो आपको राइट वाला फॉर्मूला जो ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। ठीक है, थॉर्नडाइक का कौन सा गौण नियम पूर्व अनुभव पर बल देता है? तो उनका सादृश्य अनुक्रिया का नियम जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षक विधियों में प्राय शिक्षक की भूमिका रहती है। तो ये भी जो है ये CDP का क्वेश्चन है। ठीक है, पेडागोजी का। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप बाकी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह वाक्य किसका है? तो ये थॉमसन का है। ठीक है, थॉमसन का है ये। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करती है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया के दौरान सभी ब्लॉक के द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर नहीं देते हैं तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न बदलकर उत्तर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी का नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास होता है कहाँ पे होता है? किशोरावस्था में। और किशोरावस्था अपने आप में ही एडोलसेंस पीरियड इसको कहा जाता है, अपने आप में ही बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसीलिए स्टैनले हॉल ने इसको संघर्ष, तूफानों, भावनाओं वाली अवस्था बताया है। इसमें अपोजिट जो जेंडर होता है, सेक्स के प्रति भी, जैसे फीमेल जो है मेल के प्रति भी अट्रैक्टिवनेस होती है। और क्योंकि इसमें ये एजेस, ये इसमें जो फिजिकल चेंजेस बहुत सारे होते हैं, मेंटल एज चेंजेस बहुत सारे होते हैं, इसलिए अपने आप में ही इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी बेसिकली क्वेश्चन है कि लीडरशिप क्वालिटी गुणों का जो विकास है कौन सी अवस्था में तक? तो किशोरावस्था में, क्योंकि पीयर ग्रुप में चले जाते हैं ना बच्चे, तो वहाँ पे आप उनको लीड करना अच्छा लग जाता है कि हम लीड करें। तो ठीक है, तो नेतृत्व के गुणों का बात करें, मतलब किशोरावस्था से जब भी आपको कोई समझ नहीं आना कि ये क्वेश्चन किस से अगर एज का पूछे तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किशोरावस्था ये राइट आंसर होना। ठीक है, अगर उसमें लॉजिकल इत्यादि की बात भी करें तो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गाइस, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है किस चीज़ का किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति द्वारा प्राप्त शैक्षणिक अनुभवों का विकास जो है बात जो है आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है कि इस आयु में मानव चिंतन में तर्क का आरंभ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है कि मानव चिंतन में तर्क करना यानी कि लॉजिक रीजनिंग से सोचना किस अवस्था में बच्चा शुरू कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाल्यावस्था। जो चाइल्डहुड है गाइज, चाइल्डहुड में ही बच्चे के अंदर जो है लॉजिकल रीजनिंग शुरू हो जाती है। जैसे और आपने देखे हुए बच्चे जब पूछते हैं कि भाई कौवा आसमान में उड़ता है तो बसेज इत्यादि या कोई और चीज़ है हवा में क्यों नहीं उड़ सकता है, बार बार क्वेश्चन करता है। जैसे आसमान में सन है, सन के रिगार्डिंग मतलब जो भी उसको सराउंडिंग में दिखता है बच्चे को उसके जिज्ञासा के कारण, क्यूरियोसिटी के कारण वो क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। क्योंकि बाल्यावस्था में चिंतन में जो है तर्क की जो क्षमता होती है, लॉजिक करने की क्षमता होती है वो डेवलप हो जाती है बच्चे में। ठीक है, जन्मजात प्रेरक नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आदत नहीं है। आदत जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, जबकि भूख, आदत और प्यास ये तीनों जन्मजात यानी कि हेरिडिटिकल फैक्टर है। मानव में अस्थायी दांतों की संख्या होती है कितनी? 20 जो है गाइस अस्थायी दांत मतलब रिप्लेसेबल जो ये टीथ होते हैं चेंज होते हैं। ठीक है, टोटल 32 होते हैं, जो 20 जो होते हैं इनमें से ये चेंज होते हैं बच्चों में। ठीक है, मतलब नए लगते हैं। डिसलेक्सिया एक समस्या जो संबंधित है, जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने से संबंधित है। पढ़ने में अगर कमी है, पढ़ना नहीं आ रहा है, रीडिंग डिसऑर्डर इसको इंग्लिश में कहते हैं। रीडिंग डिसऑर्डर यानी कि पढ़ने में अक्षमता जो है, अगर कोई बच्चा ढंग से नहीं पढ़ रहा है, जैसे डिसलेक्सिया एक समस्या जो संबंधित है। अगर कोई सेंटेंस को कोई बच्चा पढ़ने में सक्षम नहीं है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर डिसलेक्सिया है यानी कि पठन विकार। अगर डिसग्राफिया होता है वो कौन सा होता है? राइटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, लिखने से संबंधित। ठीक है, ये अलग अलग डिसऑर्डर है, ये भी हमने शायद चौथा या पांचवा चैप्टर है जिसमें एक ही वीडियो में पूरी चीज़ें करवा रखे। ठीक है, कम से कम 10 से 11 डिसेबिलिटीज़ है, एक डिसेबिलिटी जरूर पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे ट्रिक्स के साथ मैंने ये याद करवा रखी है आपको सभी। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बच्चा सीखता है तो क्या होता है? चित्रांकन करना वो शुरू कर देता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि का नियम सर्वाधिक प्रयोग होता है कहाँ पर? गणित में। ठीक है, हिट एंड ट्रायल जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया नियम है, तो उसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ मैथमेटिक्स में होता है। आपने देखा कि सूत्र को बार बार जो है लगाना पड़ता है अलग अलग क्वेश्चन में, तो वहाँ प्रैक्टिस और जो मिस्टेक्स होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। कुल मिलाकर अल्टीमेटली कहने का मतलब जो थॉर्नडाइक का हिट एंड ट्रायल का मेथड है वो सबसे ज़्यादा किस सिलेबस में यूज़ किया जाता है? तो गणित में। ठीक है, नैतिक मूल्य के प्रति अध्यापकों का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होना चाहिए कि शिक्षक का दायित्व कि वो स्वयं भी नैतिक हो और छात्रों को भी नैतिकत बनाए। ठीक है, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी ए सी डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। गाइस थोड़ा सा मैं जो वीडियो को अब क्लोज करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आज ऑलरेडी हमने 1 आवर का एक वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, जिसमें मैंने किसी के क्वेश्चन किए थे 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो कल से जो अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को कैरी फॉरवर्ड करें, आगे भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट में अपनी राय जरूर देनी कि किसको कैरी करें या नहीं। और तीसरी चीज़, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना है अपने उन सभी साथियों के साथ जो कि जिनका टेट का पेपर है, या फिर जो स्टडी ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप में आपका कोई ग्रुप है, उसमें से लिंक को यहाँ पे शेयर का जो लिंक जो शेयर का बटन होगा उसको दबा लीजिए, वहाँ से लिंक को कॉपी कीजिए, उस कॉपी लिंक को वहाँ पर पेस्ट करना है सिंपल। चाहे फेसबुक का कोई ग्रुप है या किसी फ्रेंड को देना है, वहाँ पे भी उस लिंक को शेयर कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में भी जैसे कैसे भी आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें, क्योंकि हमें यहाँ पे आइडिया लग जाता है कि कितने लोगों ने शेयर किया है। तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये आप लोग हमें कितना सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, बस आपको एक शेयर का बटन दबाना है। ठीक है, लिंक को कॉपी करना है और जहाँ पे भी जिस भी फ्रेंड के साथ आप शेयर करना चाहते हैं बस वहाँ पे उस लिंक को डालना है, वहाँ से अपने आप वो शेयर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट पर्सन होगा जो जिसको मिल जाएगा वो लिंक, जैसे वो क्लिक करेगा उसको वो इस वीडियो तक डायरेक्टली पहुँच जाएगा। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, कल नहीं है गाइज, काल है। ये कथन किसका है? तो गाइज ये कहा था किलपैट्रिक ने। और इसके अलावा जो किलपैट्रिक ने इनने प्रोजेक्ट मेथड भी दिया था। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड जिसको हिंदी में प्रक्षेपी विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति को उत्तेजित या तीव्र अवस्था, ये निम्न में से किसका कथन है? तो ये वुडवर्थ का कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के टॉप 100 MCQ जो कि हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ है, ये 10 दिन तक लगातार यूं ही चलती रहे, तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, अपने रेकमेंड सेक्शन में भी देनी है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेयर बड़ा ही ज़रूरी है। उसी से ही जो आप जो है बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं, मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, और तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है गाइज, टेट की तैयारी अच्छे से करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।